तो उन्होंने आपत्ति उठाई है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुवर साहब, आप आए सीमित समय के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत आभार आपका। और आप हमें डेफिनिटली समय-समय पर सूचित करते रहिएगा कि कर्नाटक में क्या धन्यवाद। ताज़ा घटनाक्रम है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। जी, मैं सुनील जी आपके पास आऊँगा और आपने बात भी सुनी, ख़ास तौर से जो ग्रोवर साहब ने भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, धनंजय जी ने भी कुछ क्वेश्चन्स उनसे पूछे, बिहार को कंपेयर किया ख़ास तौर से कुछ विशेष मुद्दों के ऊपर। तो अब जो परिस्थिति वहाँ पर निकल कर आ रही है, जो गरमा-गर्मी तो चल ही रही है और गाली-गलौज की स्थितियाँ भी आ गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कर्नाटक का ये चुनाव एक बड़ा लिटमस टेस्ट है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये गेटवे है उसका। ये गेटवे भी हाथ से निकल जाता है तो पूरी द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है, वो उनके हाथ से चली जाती है। ये ये मैं मानकर चल रहा हूँ और उनके लिए कर्नाटक हर हालत में एक इम्पोर्टेंट लैब है, गुजरात की तरह या फिर उत्तर प्रदेश की तरह, जिसको वो रिटेन करना चाहेंगे। इसका हाथ से जाने का मतलब है कि उनका जो होल्ड है, सदर्न होल्ड है, वो वीक हो रहा है। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। कर्नाटक कभी भी इनके हाथ में रहा नहीं। कोशिश उन्होंने बहुत की है, कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्नाटक में अपने आप को स्थापित किया, वो कभी भी आडवाणी जी पर और किसी केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर नहीं रहा। वह अपील उनकी नहीं रही है, जो स्थानीय नेताओं की रही है। जगदीश शेट्टार जैसे लोग, येदियुरप्पा जैसे लोगों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, वहां अनंत कुमार जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया वो उसमें, क्योंकि ये अब स्थानीय, वहां भी भाषा एक समस्या है और मतदाता स्थानीय भाषा में बात करने वाले नेताओं को ज्यादा सुनता है और उसको अच्छा भी लगता है। कभी भी आप देख लीजिए, किसी भी तरह के सत्ता में जरूर आए, वो सत्ता हमेशा जोड़ तोड़ की रही है। कभी भी गुजरात कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट बहुमत बीजेपी को नहीं दिया। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का मतदाताओं जनमत का प्रतिशत भी कांग्रेस से ज्यादा नहीं रहा। आप कह सकते हैं कि 2019 के चुनाव में या 2014 के लोकसभा के चुनाव में संसदीय चुनाव में कांग्रेस से बेहतर वोट परसेंटेज था बीजेपी का, बिल्कुल था। 2019 का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं था। 2019 का चुनाव पुलवामा और बालाकोट के पृष्ठभूमि में हुआ था और उसका असर था। इसीलिए मेरा मानना यह है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, बड़े पैमाने पर जीती, बहुत मजबूती के साथ अपनी जीत दर्ज किया। जब वहां उसके बाद जब राज्य विधानसभा के चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में भी झारखंड में भी हारी, महाराष्ट्र में भी हारी और किसी तरह से अपनी प्रतिष्ठा बचा पाई हरियाणा में। तो जो 2019 में कर्नाटक में जो मत प्रतिशत बढ़ा है बीजेपी का, वह माने सामान्य राजनीतिक स्थिति नहीं थी। दूसरी चीज की कर्नाटक में बहुत घुमा हूं, चुनाव में ही टाला हूं। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के नेताओं का पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा है वहां, और बीजेपी के नेताओं की तुलना में जो सिद्धारमैया है, इनकी पकड़ बहुत है, इनकी इज्जत दी, प्रतिष्ठा बहुत है, लोग उनको बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। और मैंने देखा है, अपनी आंख से देखा है कि लोग कितना अपने आप को फ्री फील करते हैं सिद्धारमैया से अपने बात करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। और आज तक भारतीय जनता पार्टी सिद्धारमैया पर कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाई। आप याद कीजिए, पिछले चुनाव में सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने उनको सिद्धारमैया को सीधा रुपया कहा था, आते आते उसके लिए खेद व्यक्त करना पड़ा। तो एक ऐसे नेता, और आज भी कर्नाटक की जनता में मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक पसंद के व्यक्ति हैं सिद्धारमैया। दूसरी चीज की मेरा मानना है कि जो कोस्टल कर्नाटक है और बेंगलोर अर्बन, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, वो थोड़ी परवान चढ़ती है। माने उडुपी जैसे जिले में बीजेपी सभी सीटें जीत लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहां परवान चढ़ती है बात। लेकिन में जो तीनों डिस्ट्रिक्ट सर, कोस्टल के तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है, नॉर्थ कैनरा, साउथ कैनरा और उडुपी बीच में है, इन तीनों में जो बेल्ट में है बीजेपी पहले से स्ट्रांग है। और दूसरा बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन में रूरल अर्बन मिला के 32 सीटें हैं, जिसमें सिर्फ 11 सीटें जो हैं बीजेपी की हैं, तो वहां भी वो थोड़ी कमजोर फुटिंग पर है जी। हाँ, लेकिन रूरल एरिया में, रूरल में तो ज्यादा नहीं, अर्बन में है थोड़ा। तो मेरा अपना मानना है, इस वहां पे मुद्दे महत्वपूर्ण है और वहां के नेता भी महत्वपूर्ण है। अब तक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी एजेंडा नहीं, कोई बात उसके पास करने के लिए नहीं है।
वो अभी तक इंतजार कर रहे थे, वही जो हर राज्य में वो करते हैं कि कोई ना कोई कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसे कोई बयान आ जाए जिसको ले उड़े और तमाम तरह की बात करने लगे। मुझे मैं कई बार सोचता हूं कि कोई बयान जब नेता ये देता है कि साहब सोनिया गांधी के कहने पर मल्लिकार्जुन ने इस तरह का बयान दिया है। अरे साहब, 11 चुनाव जीतने वाला जो नेता है, इतना लंबा उस व्यक्ति का अनुभव है, मतलब क्या किसी एक इस छोटी जाति में पैदा होने वाले नेता को अपना विवेक नहीं हो सकती? आप उसके विवेक पे, आप उसके अपने बौद्धिक क्षमता पे आपको विश्वास नहीं है? क्या बताना चाहते हैं आप? मतलब एक इतना मैंने टावरिंग पर्सनालिटी है, मतलब 9 विधानसभा का चुनाव जो व्यक्ति जो जीता हो, 2 लोकसभा का चुनाव जो व्यक्ति जीता हो, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई एक नेता इस कद काठी का नहीं है। और उस नेता के बारे में आप कहिए कि साहब कांग्रेस का जो नेतृत्व है, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने कहा किस तरह का बयान दीजिए। देखिए ये बयान चलते उलते नहीं है, इसको कोई लेके उड़ जाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसको लेके खूब बड़ा। आज राजस्थान में आपने क्या कहा? आप चर्चा कर रहे हैं क्या? राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री को बीजेपी के नेता ने रावण कहा, आप उसकी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप राजनीति में कोई शुचिता की, भाषाई संस्कार की बात तो करने के लिए आप तैयार नहीं है, निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मान की बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक प्रधानमंत्री के ऊपर किसी ने कहा, आप उसको ले उड़िए, गोया कि आप केवल अपने हिसाब से चीजों की व्याख्या करना चाहते हैं। तो आप विद्वान हो सकते हैं, आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जनता भी सोचती समझती है, जनता भी अपने ये सोचती है कि हमारे इश्यूज क्या है। अगर आप एक कहते हैं भ्रष्टाचार मुद्दा, तो भ्रष्टाचार की बात कीजिए आप, लेकिन आप उस भ्रष्टाचार की बात क्यों इस नहीं पर आप घिरे हुए हैं? कर्नाटक में आपकी सरकार के ऊपर 40% कमीशन लेने का आरोप लगता रहा, और ये बाकायदे भारत कांग्रेस ने हमलावर तरीके से इस पे आरोप लगाया। इस आरोप के तहत आपने कोई कार्रवाई नहीं की, दिखा ही नहीं कि आप भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं। आज जिन नेता जो आप कहते हैं कि साहब आरोप के बारे में आप प्रमाण दीजिए, प्रमाण सहित चीजें सामने आई, तब भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। बल्कि आप जिस माननीय सम्मानित मंत्री जी को आपने मंत्रिमंडल से बाहर किया था, उस मंत्री जी से आप सम्मानित प्रधानमंत्री जी उनसे फोन पे बात करते हैं, वो बाकायदे वो बातचीत वायरल होती है, और आप कहते हैं कि मैं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, और आपने पार्टी की बड़ी सेवा की है। आप तो एक बात भर्सना नहीं करते कि क्या कर दिया आपने। हमारी पार्टी तो भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करती, हम तो जीरो टॉलरेंस के लोग हैं, और आप दिखाई मत पड़िएगा मेरे मंच के आसपास। आप ये बात तो कहते नहीं है, आप तो उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। आप वंशवाद के आरोप लगाते हैं कि साहब वंशवाद से योग्यता के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, विकास रुक जाता है, लोगों को मौके नहीं मिलते। आप क्या कर रहे हैं? 30 से अधिक लोगों को, एक परिवार के लोगों को आपने टिकट दिया। येदियुरप्पा साहब आपके पार्टी के नेता हैं, उनके बड़े पुत्र एमपी हैं, छोटे पुत्र शिकारीपुर से आपके पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये आपको वंशवाद नजर नहीं आता? और दूसरी तरफ जो पार्टी के दूसरे नेता हैं, उनको आनंद कुमार जैसे लोग, उनके परिवार के लोगों को टिकट आप नहीं देते, क्योंकि आप उनकी पसंद के लोग नहीं है आपके। वो तो ये नारा आपका नहीं चला। तीसरी चीज, अगर आप मुद्दों की बात कीजिए तो न तो आपके पास गरीबी का कोई उपचार है, न आपके पास महंगाई का कोई उपचार है, न रोजगार का कोई आपके पास उपचार है, न अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई उपचार है, न बढ़िया शिक्षा का कोई उपचार है। किस बिना पर आप बात करेंगे? सरकार की उपलब्धियां आपके पास कुछ बचाने के लिए है नहीं। और इसके विपरीत, हाँ, आपका सभी नारा चल लेता है जब कोई आपका विरोधी सांगठनिक रूप से कमजोर हो। कर्नाटक में क्या हो रहा है कि कर्नाटक संगठन के स्तर पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस भी उतनी ही मजबूत है, बूथवार मजबूत है वो, और आपके हर बात का एकदम मजबूती के साथ जवाब देने के तैयार है। मैं तो एचडी शिवकुमार को मजबूत नेता मानता हूं साहब, दिनेश जी। एचडी शिवकुमार को कांग्रेस से अलग करने के लिए क्या नहीं किया गया, और वो इतना मजबूत नेता, जेल गया, जांच हुई, ये हुआ वो हुआ, तमाम चीज समस्याएं आई, लेकिन वो व्यक्ति पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपके 10-10, 12-12 एमपी और एमएलए पार्टी छोड़ के चले गए, मुख्यमंत्री तक पार्टी छोड़ के चले गए, जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया, जिसको आप कहते हैं विधानसभा अध्यक्ष बनाया, जो आदमी पार्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा, क्यों चला गया? और अगर आपकी पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं, गोया कि आपकी पार्टी में वह ताकत नहीं रह गई जिसके लिए आप दावा करते रहे। आपके पास वो जन समर्थन नहीं रह गया जिसका आप दावा करते हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि कर्नाटक की राजनीति में व्यक्तियों का महत्व है। अगर ऐसा नहीं है कि एक समूह आपके साथ है तो वह केवल आपकी पार्टी के नाम पर है। अगर लिंगायत समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है तो येदियुरप्पा साहब की वजह से रहा है। येदियुरप्पा साहब जब भी पार्टी छोड़े हैं,
लिंगायत समुदाय आपका साथ छोड़ के चला गया। वीरेंद्र पाटिल साहब जब कांग्रेस में रहे, लिंगायत उनके साथ रहा, और फिर कांग्रेस ने लिंगायतों को अपने साथ लेना शुरू किया, और जब ये जगदीश शेट्टार जैसे लोग और साउदी जैसे लोग उनके साथ आ गए, तो उस समूह भी उनके साथ आने लगा। तो ये मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोशिश कर रहे थे कर्नाटक में, थोड़ी बहुत सफलता ही मिली थी, लेकिन वह स्थितियां है नहीं। वहां का आम मतदाता अपनी समस्याओं को, अपने मुद्दों को लेकर सतर्क है, और इसीलिए वह राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है। मुझे ये भी लगता है कि जो आप अंतिम बात करके पूरा कर दूं कि मोदी जी को लेकर के बड़े आसानी थे लोग, लेकिन मेरी अपनी समझ है कि भाषा की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। मोदी जी का वो असर नहीं है, और केंद्रीय नेतृत्व के लिए केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ जो भी उपस्थिति है उस राज्य में, उसमें केंद्रीय नेतृत्व का उतना बड़ा योगदान नहीं है जितना स्थानीय नेताओं का है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए